चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने देश के बारे में जान के और उसको रिलेट किया था राज्य से, है ना। हमने कल बातचीत की थी कि जैसे देश का सिस्टम चलता है ऐसे ही हमारे स्टेट का भी सिस्टम चलता है। देश का सिस्टम चलाने में जैसे 3 पालिकाएं होती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले विधान पालिका, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, जिसको आप एक शब्द में अगर देश में कहूं तो संसद। दूसरी कौन सी थी? कार्यपालिका, कार्यपालिका जिसको आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव। इसके 2 टाइप्स तुम्हें पता हैं, एक टेम्परेरी काम करने वाले और एक परमानेंट। परमानेंट में आते हैं सचिव, आईएएस रैंक के अधिकारी, और टेम्परेरी में आते हैं एमपी और एमएलए राज्य स्तर पर। और इन दोनों से ऊपर या कह लो इन दोनों के आसपास खड़ी है न्यायपालिका, जिसको आप कहते हैं जुडिशियरी, और जिसके 2 पार्ट्स बड़े मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इनमें से मैंने तुम्हें 2 पार्ट्स पढ़ा दिए, एक तो संसद पढ़ा दी और एक आपको एग्जीक्यूटिव पढ़ा दिया, क्योंकि हमने 3 तरह की चीजें देख ली थी ना। अब इन दोनों को सेम इसकी कॉपी हम स्टेट में पढ़ेंगे। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, जुडिशरी इकट्ठा पढ़ाऊंगी देश का और राज्य का, उसमें अंतर नहीं है ज्यादा, लेकिन विधान पालिका में जमीन आसमान का अंतर है और दोनों के काम करने का ढंग ऑलमोस्ट एक है, लेकिन फिर भी छुटपुट सी बातें कल हमने देखी थी। जैसे अगर देश में संसद है तो आपके राज्य में क्या है इसकी टक्कर में? विधानसभा, संसद थोड़ी है, उसे आप कहते हैं विधान मंडल। ये छोटी सी बस कमी है, लोगों की समझ में नहीं आती। विधानसभा, विधान परिषद पार्ट्स हैं, ये कोई संस्था नहीं अकेली। विधान मंडल का मतलब है सब कुछ। जैसे संसद का मतलब है 3 चीजें, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे विधान मंडल का मतलब है 3 चीजें, सेम इसकी कॉपी। अगर हम यहाँ देखें छोटी तो विधानसभा, विधान परिषद प्लस इसकी जगह कौन था यहाँ? राज्यपाल, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं गवर्नर। तो सब कुछ सेम था, बस नाम बदले। आधे लोगों को यही नहीं पता कि संसद को विधानसभा की बराबरी दे देते, नहीं, विधानसभा एक पार्ट है। संसद की टक्कर में अगर आप राज्य में रखेंगे तो आप कहेंगे हमारा विधान मंडल। अब हर राज्य में विधानसभा है, जो राज्य है ना ये कंपलसरी है कि वहां विधानसभा बने, और हर विधानसभा में एक नेता होगा जो वहां का सीएम होगा। तो आपके देश में 28 राज्य हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 28 आपके यहाँ विधानसभाएं भी हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं 2 आपकी विधानसभाएं दिल्ली प्लस पुदुचेरी। आप पुदुचेरी के अमेंडमेंट भी आपको याद है, 14, और दिल्ली के 69 था और 78। 69 स्पेशल दिल्ली का था, 78 में कहा गया दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों के मेंबर हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, और दिल्ली का नाम एनसीआर बनाया था 69 अमेंडमेंट से। तो ये 30 विधानसभाएं हैं, लोकसभा 1, राज्यसभा 1, राष्ट्रपति 1। विधानसभा की बात करें 30, विधान परिषद टोटल कितनी थी? 6, और इस 6 का हमें अच्छी तरह पता है 2-2 राज्य इकट्ठे, जिसमें यूपी प्लस बिहार, फिर महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक, और फिर आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। इसमें तो कोई भूलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सारे राज्य आप जानते हैं, यूपी बिहार यहाँ की बेल्ट हो गई, महाराष्ट्र कर्नाटक यहाँ की, आंध्र प्रदेश तेलंगाना यहाँ की। तो इसमें ये तो है नहीं कि हम इसको भूल जाएंगे या हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये 2 चीजें सेम हुई। विधानसभा की बात करें तो 30, विधान परिषद की बात करें 6, और राज्यपाल एक राज्य में एक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्य का राज्यपाल 2, 3 या 4 राज्यों को भी संभाल ले, ऐसा भी पॉसिबल है। सैलरी सबके मुकाबले नहीं मिलेगी। राज्यपाल की सैलरी देश में तीसरी बड़ी सैलरी है। सबसे ज्यादा सैलरी आपके देश में राष्ट्रपति को मिलती है 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5, फिर 2.80, फिर 2.5, फिर 2.25, ये होती हैं। कभी भी सीएम की सैलरी लिखित में नहीं होती, ना ही पीएम की। पीएम और सीएम की सैलरी आप आरटीआई लगा के किसी भी राज्य की जान सकते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी सैलरी सीएम जो ले रहा है वो 4 लाख से ऊपर की। कौन ले रहा है? एक तेलंगाना और एक अपना दिल्ली, इन दोनों के सीएम और इनके मंत्रियों की सैलरी बाकी पूरे देश से ज्यादा है। कहीं कहीं राज्यों में ये भी हालात है कि सैलरी 1 लाख तक भी है राज्यपाल की। वो डिपेंड करता है, क्योंकि जहां आप जिस शहर में रहते हैं ना वहां की महंगाई का स्तर आपको सीधे प्रभावित करता है। कैसे? अब दिल्ली में आप रेंट का घर ढूंढते हैं, सबसे खराब अगर आप अपने परिवार को रखना चाहते हैं ना, मिनिमम में बहुत ही खराब हालात, जिसमें कि एक एवरेज सा परिवार या लोअर मिडिल क्लास, तो 10,000 का कमरा मिलता है। मतलब 2 कमरे, छोटा सा किचन मिल जाए तो गनीमत है 10,000 में। लेकिन वहीं आप देखें नॉर्थ ईस्ट में तो वहां 2-2 हजार में बड़ी बड़ी कोठियां मिल जाती हैं। आप हरियाणा में देखें तो 5-6 हजार में भी ठीक ठाक घर मिल जाता है। इसे कहते हैं महंगाई। शहर की महंगाई का ऐसे असर पड़ता है। अगर आप मुंबई जाते हैं तो ये 10,000, 35 और 40,000 में बदल जाएंगे, और मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वहां नॉर्मल किराया भी 35-35, 50-50 हजार रुपए का है। तो इससे शहर पे महंगाई का असर पड़ता है, और फिर वही असर आपको सैलरीज में दिखता है। कोई भी आदमी एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाला, जैसे एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पूरे देश में इसकी नौकरियां चलती है ना, कभी हरियाणा चले जाते हैं, कभी बिहार, कभी यूपी, ट्रांसफरेबल जॉब है। तो आप देखिए एसएससी में पोस्ट 1 होगी, लेकिन उस एक पोस्ट पर
उस सिंगल पोस्ट पर हर स्टेट में सैलरी अलग अलग होंगी। जैसे कोई सेम पोस्ट पर अगर एसएससी के थ्रू हरियाणा में काम कर रहा है, या कोई दिल्ली में काम कर रहा है, या कोई बिहार में काम कर रहा है, झारखंड में, तो आप देखेंगे क्लर्क है मान लीजिए कोई, तो तीनों शहरों में सैलरी अलग मिलेगी। वो लगा एक उस पे था, उसकी बेसिक पे एक थी, लेकिन तीनों का डियरनेस अलाउंस जो मिलता है ना, डीए जिसको बोलते हैं, वो अलग अलग होता है हर शहर का। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि सैलरी दिल्ली में बैठे थे, मान लीजिए क्लरिकल में थी 40,000, अगर ये बिहार ट्रांसफर हो गया तो पता चला वहां जाके इसकी सैलरी 34,000 हो गई है। अब ऐसा नहीं कि इसकी सैलरी ये कोई डिमोशन हो गया, नहीं, वहां का डीए कम है, वहां का रहना उतना महंगा नहीं है, तो सैलरी में वेरिएशन मिलता है। जो महंगे शहर होंगे ना, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, बंगलुरु है, इस तरह की सिटीज में डीए ज्यादा मिलता है। एक टीचर का और एग्जाम्पल दे देती हूँ, लगते ही हरियाणा में टीचर की सैलरी लगभग 40,000 के आसपास है, लेकिन दिल्ली में अगर कोई टीचर लगता है तो उसकी सबसे छोटी सैलरी ही 54,000 है। आप ये देखो 14,000 का अंतर है। ये अंतर क्यों है? डियरनेस अलाउंस का, डीए का। टीए सुना है तुम लोगों ने? लगता है टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस और डीए होता है डियरनेस अलाउंस। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि हर शहर अलग अलग है, इसीलिए हर राज्य के सीएम की सैलरी भी अलग मिलती है, इसलिए उसके स्लैब में कहीं नाम नहीं आया। तो सबसे भारी भरकम सैलरी आपके देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर या राज्यपाल। कितनी सैलरी लेते हैं? अगर एक आदमी 3 राज्यों को संभालेगा तो क्या वो 10 साढ़े 10 लाख रुपए लेगा महीने के? सैलरी उतनी ही मिलेगी, बस राज्य का डिसीजन लेगा राष्ट्रपति। अब जैसे 3.5 लाख है और मान लो इसको 3 राज्य संभालने हैं, तो फिर राष्ट्रपति बताएगा, ABC मान लें राज्य है, कि भाई तुझे इसके 1.5 लाख देने हैं, तुझे 1 लाख, तुझे 1 लाख, हो गए ना 3.5। राज्यपाल को उतने ही रुपए देने हैं, वरना तो राज्यपाल चाहेगा मेरे पास 10 राज्य आ जाएं। सैलरी उतनी ही मिलेगी, इसके डिवीजन का डिसीजन जो लेगा वो देश का राष्ट्रपति लेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? वापस आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो नहीं, उससे ज्यादा किसी की सैलरी नहीं। मैंने क्या बताया? 4 लाख। और राष्ट्रपति की कितनी बताई? 5 लाख। सबसे ज्यादा सैलरी आपके देश में राष्ट्रपति की ही है, 5 लाख रुपए। चलो वापस आओ। लोकसभा की टक्कर में क्या थी? कितनी विधानसभाएं हैं? 30। राज्यसभा की टक्कर में परिषद, कितनी परिषद है? 6। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की टक्कर में राज्यपाल। ये सब ऐसे ही काम करते हैं जैसे देश में ये लोग काम करते हैं। बस इसमें गड़बड़ मत करना, जो सोए रहेंगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा। संसद को विधानसभा टिक कराएंगे राज्य में। विधानसभा एक पार्ट है, जैसे संसद का एक पार्ट लोकसभा है, ऐसे विधानमंडल का एक पार्ट है जिसे आप कहते हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि लगभग चीजें सेम है, बस एक मेजर अंतर आपको बताया था कि लोकसभा में मिनिमम का फंडा नहीं है, लेकिन विधानसभा में कम से कम आदमी कितने चाहिए? 60, और ज्यादा से ज्यादा 500। वहीं विधान परिषद में कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 1/3 ऑफ एमएलए। अब एमएलए सबसे ज्यादा यूपी के हैं, कितने थे? 403 ना, तो वहां लगा लो 100 थे, तो उतना उसकी कंडीशन तक नहीं पहुंचे। एक अंतर था। दूसरा अंतर था, यहाँ सब कुछ सेम है, यहाँ का जो सभापति होगा, देश में सभापति कौन था? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ का सभापति अपने स्वयं के सदस्यों में से ही बनेगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर था। बाकी सब कुछ सेम चलेगा, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैंने तुम्हें काफी दिन पहले भाग पढ़ाने स्टार्ट किए थे और वो बीच में छुड़वा दिए थे, ये कह के कि जब चीजें पढ़ते चलेंगे तब वो ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। एक बार देखें जरा भाग, क्योंकि हम अब छठे भाग पे पहुंच गए, इसलिए पहला भाग में क्या था? पहले भाग में किसकी जानकारी थी? देश की। देश में क्या क्या हिस्से हैं आपके? या तो स्टेट्स हैं या फिर यूटी हैं। तो पहला भाग, पहला अनुच्छेद क्या कहता है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट ना, भारत राज्यों का एक संघ, कोई देश नहीं है। सेकंड में क्या थी आपकी? नागरिकता। इनके आर्टिकल्स भी याद किए थे अगर तुम्हें याद हो, 1 से 4, 5 से 12। इसमें क्या थे? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। वोट डालना तुम्हारा मौलिक अधिकार है? वोट डालना मौलिक अधिकार नहीं है। जो जेल में बंद कैदी हैं, क्या उन्हें वोट डालने का हक है? खूंखार कैदी, कोई नहीं पूछता उनसे। ये सॉरी 11 तक था, ये 12 से 35 तक था। इसमें तुम्हारे और मेरे मेन अधिकार स्टार्ट होते हैं 14 से और 32 पे एंड हो जाते हैं। 33, 34, 35 संसद और आर्मी और इनके थे। इसके बाद भाग 4 था, जिसमें क्या लिखा हुआ था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, आर्टिकल 36 से लेके 51। अभी HSSC ने क्या किया? 3 DPSP घुमा फिरा के लंबे चौड़े बना दिए और उनको देके नीचे ये पूछा कि ये किसका पार्ट है? मौलिक अधिकारों का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। तो जिसको 36 से 51 याद होंगे ना, वो बता पाएगा कि गौ संरक्षण भी है, जानवरों की केयर भी है, वन, नदी, तालाब, नाले, इनकी केयर भी है। अब जो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, उनको ये रटना पड़ेगा, रट के ये बात बननी नहीं। तो वहां पूछ लिया किसका पार्ट है। वो अब बच्चे को ये देखना चाहते हैं कि तुम लोगों में समझ है कि नहीं है। ये अलग चीज थी पहले कि रट लिया 36 से 51, अब नहीं पूछते। अब वो 3-4 बातें पूछ के कहते हैं ये किसका पार्ट है। तो जिसने हर एक आर्टिकल को पढ़ा और समझा है ना, वो जज कर पाएगा कि कहाँ लिखा होगा। इसमें एक बीच में ऐड किया गया था भाग 4 में 51A, जिसमें क्या लिखे गए थे? मौलिक कर्तव्य। किस पीएम ने कहा था कर्तव्य निभाने सीखो? क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह। कौन सा अमेंडमेंट था? 42वां। और कौन सा सन था? 1976।
इसके बाद पांचवा भाग था सबसे इंपॉर्टेंट, 100 आर्टिकल लेके बैठा है, जिसमें किसकी जानकारी थी? देश की, संघ की। वो तो यहां भी थी, यहां सिर्फ एरिया और राज्यों का नाम था, एरिया था उनका, लेकिन यहां सिस्टम कैसे चलेगा ये पूरी जानकारी है। और इसके आर्टिकल थे 52 से लेके 151। इस भाग 5 के 5 अध्याय थे। ये मैंने पूरी डिटेल से तुम्हें पढ़ाया है। ये है अध्याय 1। बताओ इसमें कहां से कहां तक थे? इसमें थे 52 से 78, फिर अध्याय 2 में 79 से 122, अध्याय 3 में 123, 4 में 124 से 147 और 5 में 148 से 151। अभी इसमें से तुमने क्या क्या पढ़ लिया? तुमने ये वाला पूरा पढ़ लिया। तुम्हें 11-11 के अंतर पे समझाया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना, 52, 63, 74 ये बताया था। पूरे एक एक पढ़े थे हमने। 78 में क्या है, 74 में क्या है। 79 से 122, 79 से क्या स्टार्ट होता है? संसद। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, और फिर इनके जैसे बिल आते हैं तो साधारण विधेयक, धन विधेयक, 107, 108, ज्वाइंट बैठक, 112, 117, ये सब विधेयक, बिल जब क्या बन जाते हैं? कानून। वो सारा प्रोसेस समझाया गया है इसमें। आर्टिकल 123 याद करो, राष्ट्रपति की पावर थी, बिना इसके बिल के वो क्या ला सकता था? अध्यादेश, जिसे क्या कहते थे? ऑर्डिनेंस। कितने दिन तक चलता था ये? 42 डेज। कितने वीक्स थे ये? 6 सप्ताह, 6 7 42। उसके बाद अगर ये पारित नहीं हुआ तो ये हटा देंगे, अदरवाइज ये रूल बन के चल पड़ेगा। 124 से 147 हमने नहीं पढ़ा, ये सुप्रीम कोर्ट है। अभी ये जानबूझ के नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये तब पढ़ाऊंगे जब राज्य कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जुडिशरी को पूरी को इकट्ठी पढ़ लेंगे। ये भी नहीं पढ़ाया अभी, ये कैग है। जब ये समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा। यानी हमने अध्याय 5, ये भाग 5 के 3 चैप्टर पढ़ लिए। क्लियर सबको ये? अब हम भाग 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। भाग 6 किससे जुड़ा हुआ है? ये राज्य से। पीछे कितने आर्टिकल पढ़ लिया आपने? 151 तक। यानी यहां स्टार्ट होता है 152 से 237 तक। अब आप किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? राज्य। अगले हफ्ते से ज्यादा दिन हो सकता है लग जाए, हफ्ता कम से कम लगेगा, पूरा यही भाग चलेगा। अब बहुत अलर्ट होकर बहुत ध्यान से सुनते समझते चलना। मैंने एक बेस आपका स्ट्रांग बना दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको ढंग से समझें और एग्जाम के लिए तैयार करें। आज देखो जरा किताब थोड़ा सा देखते हैं ताकि हमें आसान लगे टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? नया टॉपिक शुरू होता है 174 से। 174 पे आ जाओ। 174 ये संशोधन कंप्लीट किए थे ना लास्ट क्लास में। 105वां तुमने लिखा था अपने आप, ठीक है। 174 पे आओ। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रशासन, कैसे चलता है पूरा राज्य, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान, झारखंड, एमपी, ये चलते कैसे हैं। पहली हेडिंग देखो, लिखा है राज्य विधान मंडल। ये विधानसभा है, परिषद है, या सब कुछ है? ये मंडल का मतलब सब कुछ है इसमें। सब कुछ से यहाँ क्या मतलब है? विधानसभा, विधान परिषद। हाँ, ये पहला पॉइंट टिक करो। संविधान के 6ठे भाग, इसके ऊपर अपने आप आर्टिकल लिखो। 152 से 237 पूरा भाग है वो। 152 से 237। जो नहीं पढ़ेगा ना उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत टफ चीजें हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उलझी हुई। ध्यान से पढ़ते समझते चलना। तो भाग 6 कहां से कहां तक है? 152 से 237। आगे अंडरलाइन करो। इसमें अनुच्छेद है 168 से 212, जिसमें स्पेशल इस बारे में है, विधानमंडल के बारे में। अगले पॉइंट पर आ जाओ। आर्टिकल 168 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। विधानसभा होगी या विधानमंडल होगा? जो अंडरलाइन रखना, राज्यपाल, विधानमंडल के 1 या 2 सदन। बताओ कितनी जगह 2 सदन है? 6। एक बार बोर्ड पे देखो। जो राज्य है ना, इसमें 28 + 2 का तो तुम्हें फंडा पता है क्या है? इसमें से ज्यादातर को कहते हैं एक सदनीय व्यवस्था, और सिर्फ 6 हैं जहां कितने सदन हैं? द्विसदनीय। कौन से 6 हैं ये? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, चलो आगे। 1 या 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। परिषद के पास लिख लो केवल 6। परिषद जहां लिखा ना, यहां लिख लो ओनली 6। और 6 तुम्हें अच्छी तरह पता है, यहां लिख भी लेना साइड में। यूपी, बिहार, अपने हाथ से लिख लोगे, लंबे टाइम तक याद रहेगा। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 2-2 के जोड़े बना लो। यूपी, बिहार, सेकेंड लाइन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो कितनी जगह परिषद है? 6। अब वो पूछेंगे भारत में कितने विधानमंडल द्विसदनीय व्यवस्था का पार्ट हैं, तो क्या कहोगे? 6। कौन से 6 हैं ये? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगले पॉइंट पर आ जाओ। विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के 3 अंग है। जहां परिषद है वहां कितने अंग मिलेंगे? 3, क्योंकि सभा तो हर एक में है, राज्यपाल भी हर एक में है, परिषद वाले में 3 मिलेंगे। अंडरलाइन करो। राज्यपाल, गवर्नर, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे प्रथम या निम्न या लोकप्रिय सदन कहते हैं। सेम कॉपी कर रखी है, जैसे किसको बोलते थे? लोकसभा, उसके भी यही नाम थे। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, द्वितीय सदन, उच्च सदन कहते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में केवल 7 लिखा है, इसको काट दो, क्योंकि 2019 तक ये 7 ठीक था, जब तक कि आपका ये जम्मू कश्मीर था। लेकिन फिर 2019 में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का कौन सा आर्टिकल?
370 कौन से राज्य का दर्जा? विशेष राज्य। और क्या खत्म कर दिया? यूटी बना के राज्य का स्टेटस खत्म कर दिया। तो परिषद तो अपने आप चली गई। ये टिक कर लो, केवल 6 कर लो इसको। राज्यों में सदन है, यूपी, जम्मू कश्मीर को काट दो, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पूछेंगे सबसे नई परिषद कहां बनी, तो अपना दिमाग यूज करो। सबसे नई कहां बनी? तेलंगाना। लिख लो तेलंगाना के पास सबसे नई विधान परिषद, क्योंकि स्टेट ही नया है। वो कब बना था स्टेट? 2014 में। लिख लो 2014, तेलंगाना के पास सबसे नई परिषद। अगला पॉइंट टिक करो, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित टोटल 8 है ना, में केवल दिल्ली और पुदुचेरी, पौंडीचेरी में विधानसभा है। दिल्ली में कितने मेंबर हैं विधानसभा में? 70। और पौंडीचेरी में 30 + 3 नॉमिनेटेड। लिखो यहाँ, दिल्ली के पास लिखो 70। और तुमने ये भी पढ़ा था दिल्ली में कितने मंत्री बन सकते हैं? 7। उसमें एक तो सीएम होगा, बाकी 6 मंत्री होंगे। यहाँ लिख लो 70। पौंडीचेरी में लिखो 30 इलेक्टेड, 3 नॉमिनेटेड। इलेक्टेड जनता बनाती है, नॉमिनेटेड कौन बनाएगा? राज्यपाल। लिख लो 30 + 3। अगर सीट पूछे तो 30 टिक करके आना, मेंबर पूछे तो 33। दोनों का लॉजिक अलग है। 30 इलेक्टेड, 3 नॉमिनेटेड। दिल्ली में नॉमिनेटेड का प्रावधान नहीं है, हर जगह नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला पॉइंट टिक करना, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? 500 और न्यूनतम 60। लेकिन तुमने पौंडीचेरी में तो 60 नहीं पढ़े। कितने हैं पौंडीचेरी में? 30। अगर नॉमिनेटेड को हटा दें कितने हैं? 30। ऐसे ही अपवाद हैं कई, आगे जाके पढ़ेंगे इनको। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सर्वाधिक सदस्य यूपी में 403। अंडरलाइन करो। यूपी के बताओ राज्यसभा के मेंबर कितने हैं? सिर्फ राज्यसभा के 31 और लोकसभा के 80 और विधानसभा के 403 और विधान परिषद के 100। कल बताए थे ये। इसके साइड में सारे लिख लो। यूपी के पास लिखो लोकसभा 80, लोकसभा के 80, राज्यसभा के 31, विधानसभा के 403। ये सबसे बड़ा स्टेट है, इसलिए पूछ सकते हैं इसके सारे। विधानसभा के 403 और विधान परिषद के 100। इससे बड़ा आंकड़ा किसी का नहीं है पूरे देश में। ये याद रखने पड़ेंगे चारों। कितने कितने हैं? 80, 31, 403 और 100। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। तो 403 अगला टिक करो। अरुणाचल में 40 को काट के 60 बना लो। अरुणाचल ने वो पूरी कर ली कंडीशन। सिक्किम में 32 हैं। सिक्किम में कितने हैं? 32। इससे कम किसमें है? सिक्किम से कम पौंडीचेरी। अब ध्यान से बोर्ड पे देखो, अगर पेपर में आ जाए भारत में किस राज्य में सबसे कम विधानसभा के मेंबर हैं, तो तुम्हें आंसर लिख के आना है सिक्किम, क्योंकि उसने राज्य कह दिया। लेकिन अगर उसकी भाषा हो भारत में सबसे कम एमएलए की सीटें कहां हैं, तो तुम्हारा आंसर आ गया पुदुचेरी, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है और ये स्टेट है। यहां की सीटें कितनी हैं? 32 और यहाँ की 30। नॉमिनेटेड की बात अभी नहीं कर रहे, वो तो अलग है, उसको छोड़ दो। अगर सीट पूछ रहे हैं सबसे कम सिक्किम की है, राज्य लिखा मिले तो। अब जो अलर्ट और एक्टिव होते हैं ना, वो पेपर में एक एक शब्द पे ध्यान देते हैं। उन्हें पता है कि आम बच्चा इस चीज को देखेगा ही नहीं। ये तो कोई टीचर है तो बता देगा, आम पढ़ने वाला सोचेगा पता नहीं पुदुचेरी लिखना है या सिक्किम। सिक्किम तब लिखना है जब एग्जाम में स्टेट मेंशन करें। अगर कहीं भारत में सर्वाधिक कम संख्या एमएलए सीट्स की कहां है, उन्होंने स्टेट तो नहीं कहा, तो आंसर क्या आएगा? पौंडीचेरी 30। ये बात यहाँ टिक कर लो। सिक्किम में 32 है ना, यहाँ लिख लो राज्यों में सबसे कम सीटें। राज्यों में सबसे कम पर लिखो नीचे, भारत में सबसे कम एमएलए सीटें बताओ किसकी हैं? पुदुचेरी की हैं। भारत में सबसे कम सीटें पुदुचेरी की हैं, ब्रैकेट में 30। भारत में सबसे कम एमएलए सीटें पुदुचेरी की हैं 30। और अगर स्टेट आ गया तो सिक्किम की हैं। सिक्किम का तुम्हें मैंने कभी पवन चामलिंग का नाम बताया होगा। इंडिया का सबसे ज्यादा लंबे समय तक सीएम बनने वाला आदमी, 25 साल प्लस। कौन था वो आदमी? पवन चामलिंग। कहाँ का सीएम था? सिक्किम का। कितनी सीटें हैं सिक्किम में? 32। इससे कम सीट किसकी है? पौंडीचेरी की। महज कितनी है? 30। लेकिन अगर यूटी पूछे तो पौंडीचेरी, वैसे कहें तो सिक्किम का। चलो आगे पढ़ो इसमें। सिक्किम में 32, गोवा में 40 विधानसभा संख्या है। गोवा के अमेंडमेंट याद है तुम्हें? गोवा तुम्हें कब मिला था? गोवा कब मिला था? 1961। और राज्य कब बनाया? 87। कौन सा अमेंडमेंट था गोवा का? 12वां। कौन सा अमेंडमेंट था? 12वां। ये गोवा किसकी प्रॉपर्टी थी? पुर्तगालियों की। तो अगर क्वेश्चन आए पुर्तगालियों की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंडिया में कौन सी थी, तो हम आंसर करेंगे गोवा। ये टिक कर लो, गोवा वाला। तो गोवा में 40। 84वां संविधान संशोधन तुम सब जानते हो, पढ़ के आए हो। सेकंड लाइन, विधानसभाओं की सीटों की संख्या में कब तक कोई भी चेंज नहीं करना? 2026 तक। क्या सिर्फ विधानसभा या लोकसभा भी? लोकसभा भी। फिर किस जनगणना के आधार पर बदलेंगे? 2021, जो कि हो नहीं पाई। इतिहास में पहली जनगणना भारत में, जो इस पेंडेमिक के चलते हमें लेट करनी पड़ेगी अगले साल। इसके बाद नीचे पहुंचो, विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं। जो योग्यताएं आपके देश में लोकसभा की हैं, सेम वही योग्यताएं किसकी हैं? विधानसभा की। पहला पॉइंट टिक कर लो। इसमें सेकंड लाइन टिक करना, लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित लिखा है, सेम है दोनों की योग्यताएं। पहला पॉइंट टिक करो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 25 वर्ष की आयु। क्या विधानसभा में से कोई आदमी सीएम बन सकता है? वही तो बनता है जो आपके देश में। क्या पूछ रहे हैं?
संशोधन 13, 22, 27, 53 ये वैसे काम के नहीं है। चलो ये जो 13, 22, 53, 57 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पूछ रहे हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो सब करा दिए। क्या टॉपिक बात कर रहे थे हम इंपॉर्टेंट? एक सीएम। देखो बोर्ड पर आपकी जो लोकसभा है ना, इसमें जो बहुमत दल का, इसमें सारे आने वाले क्या बनेंगे? एमपी। और जो विधानसभा है इसके एमएलए। इन एमपी में से कितनी सीटें थी? ये 543। जिसको कितने से ज्यादा, उस पार्टी को हम कहेंगे भाई ये पार्टी जीत गई और इसका नेता ही क्या बनेगा? सीएम। एमपी में से ही ये यहां अगर है तो क्या बनेगा? पीएम। और यहां जो जीत गए उनका आदमी बनेगा सीएम। ना आप और मैं सीएम बना सकते हैं, ना हम पीएम बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं? तो एमपी या एमएलए। जो पार्टी जीतेगी उसी का नेता एमपी से पीएम बनेगा और उसी पार्टी का नेता एमएलए से सीएम। इन दोनों को बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको और मुझे नहीं दी। इनको डायरेक्ट, पहले हम लोगों ने एक आदमी के, ये एमएलए ये एमपी, इन दोनों आदमियों की नियुक्ति की जाती है। अब ध्यान से समझना, कुछ टर्म्स हैं ये। एक होता है इलेक्शन, जिसे आप कहते हैं चुनाव। तीन चीजें समझ लो। एक होता है निर्वाचन, निर्वाचन जिसे आप कहते हैं चुनाव, या जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन। दूसरा होता है नियुक्ति, ठीक है, जिसमें शपथ दिलाते हैं और जिसमें वो सारा प्रोसेस चलता है। और एक शब्द होता है मनोनयन, इसको आप बोल देते हैं अपॉइंटमेंट, और इसे आप कह देते हैं नॉमिनेशन। इलेक्शन क्या होता है? हम आम लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी कि जिसको आप चाहें अपने एरिया से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अगर आप चाहते हैं अपने राज्य में तो आप उसको एमएलए बना दीजिए, और अगर आप चाहते हैं वो देश में जाए तो आप उसको एमपी बना दीजिए। निर्वाचन का अधिकार, चुनाव का, इलेक्शन का अधिकार आपको कौन से अधिकार के रूप में मिला है? वोट। वोट डालना हमारा अधिकार है। अगर आप किसी क्राइम में लिप्त नहीं है, आपकी एज 18 साल से ऊपर है, आप भारत के नागरिक हैं, तो आप सब एलिजिबल हैं। बस जाके नामांकन करा दो, वहां नाम तुम्हारा लिस्ट में आ जाएगा, और फिर जब भी इलेक्शन होंगे तुम्हारे घर वो स्लिप आ जाएगी जिसमें लिखा होगा आपको इस दिन यहाँ पे आपके नाम के आपके एरिया के इलेक्शन कंडक्ट होंगे। ये हर आदमी को मिला हुआ है, लगभग हर आदमी को, अगर गड़बड़ियों में वो लिप्त नहीं है। नियुक्ति का अधिकार ना तुम्हें ना मुझे। नियुक्ति या तो बड़े बड़े कमीशन करते हैं, या अगर हम देश की बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, तो देश में अपॉइंटमेंट देता है या तो राष्ट्रपति, और राज्य है तो राज्यपाल। जैसे तुमने जिसको चुना, या तो वो एमपी बने या वो एमएलए बने। अब इन्हीं एमपी में से जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है उसको नियुक्त कर दिया जाएगा पीएम, और इनमें से एक को बना देंगे सीएम। लेकिन ये तुम और मैं नहीं कर सकते। नियुक्ति करने वाले सिर्फ दो बड़े आदमी हैं। देश में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राज्य में राज्यपाल। लेकिन वो नियुक्ति तब करते हैं जब हमने क्या कर दिया है? चुनाव। पहले हमने चुना भाई इन 543 में से एक पीएम बनेगा, इन 403 जो यूपी वाले इनमें से एक सीएम बनेगा। नियुक्ति करने का अधिकार बड़े आदमियों के पास है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। नॉमिनेशन का अधिकार भी इन्हीं दोनों के पास है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। नॉमिनेशन की कैटेगरी होती है, जैसे आप सभी जानते हैं, पहले एंग्लो इंडियन बनते थे। मैंने तुम्हें 20 बार ये बात बताई, लिख भी ली तुमने। अभी भी मनोनयन है। लोकसभा में कोई मनोनयन नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी कितने एक्सपर्ट्स आते हैं? 12। और कल बताया था विधानसभा में आधे मत करना, विधानसभा में 1/6। अगर 60 है विधान परिषद में, सभा में नहीं, अगर 60 है तो कितने आएंगे? 10। ये ध्यान रखना है। नॉमिनेशन हमेशा दो बड़े आदमी करेंगे, सेम आदमी ही क्या कर पाएंगे? नियुक्ति। लेकिन चुनाव तुम और मैं करेंगे, हम चुनेंगे, उनमें से कुछ लोग नियुक्त होंगे। क्लियर सबको ये? तो प्रधानमंत्री का चुनाव तुम करते हो क्या? तुम क्या बनाते हो? प्रधानमंत्री की क्या करते हैं? नियुक्ति। कौन करता है? वो राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है? नहीं। वो कौन से दल का नेता हो? बहुमत दल का नेता हो, या फिर वो बहुमत इकट्ठा करे, अगर उसकी पार्टी नहीं जीती गठबंधन इकट्ठा करे, वो उसकी मर्जी है। चलो पेज नंबर इसी पर देखो, नीचे टिक कर रहे थे हम। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो गया ये। नेक्स्ट सिर्फ पढ़ लो, सिर्फ पढ़ना है। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। वो डिपेंड करता है संसद क्या शर्त बना दे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज 175 पे आ जाओ। अवधि बताओ कितने साल के लिए सीएम पीएम आते हैं? 5 साल। क्या इनका कार्यकाल कम भी हो सकता है? क्या सरकारें भंग हो जाती हैं? बिल्कुल। 13 दिन के पीएम बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। पहला पॉइंट टिक करना। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने साल का? समय से पहले भंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगला पढ़ो। राज्यपाल के प्रतिवेदन। प्रतिवेदन पता है क्या होता है? रिपोर्ट। क्या तुम जानते हो हर राज्यपाल को रिपोर्ट देनी होती है? कितने दिन में? 15 दिन। 15 डेज में क्या चल रहा है उस पूरे राज्य में, इसकी एक रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट कौन बनाता है? राज्यपाल। कहाँ जाती है रिपोर्ट? दिल्ली। दिल्ली किसके पास जाती है? गृह मंत्री। यानी गृह मंत्री को हर एक राज्य की पल पल की खबर है। यहाँ 2 हफ्तों में सरकार के खिलाफ इतना प्रदर्शन हुआ, यहाँ 2 हफ्तों में ऐसे दंगे हुए, यहाँ के हालात खराब हैं। अगर लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव हैं तो आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? 356। और वहां क्या लगा सकते हैं? क्या गलत तरीके से रिपोर्ट बनाने पर राष्ट्रपति शासन को चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल। तभी तो राज्यपाल ठीक करेंगे, वरना राज्यपाल मर्जी करेंगे। ये टिक कर लो। राज्य के प्रतिवेदन। प्रतिवेदन होता है रिपोर्ट। इंग्लिश में लिखा है देखो, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नर्स रिपोर्ट के आधार पर। इसी लाइन में पीछे, राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा
तो भी राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। मुझे 2 स्टेट बताओ जहां आज तक कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। कितने राज्य हैं? 28। सब में आपातकाल लगा है, हर एक में। कौन से आर्टिकल के तहत? 356। क्या यूटी में भी आपातकाल लग सकता है? जहां पे क्या चल रही है? हर यूटी में क्यों लगेगा? उनमें तो है ही नहीं विधानसभा। कहाँ लगेगा? दिल्ली और पौंडीचेरी। 2021 में फरवरी में पौंडीचेरी में आपातकाल लगा था, लेकिन यूटी का, सुनो इसको ध्यान से, यूनियन टेरिटरी का आपातकाल 356 से नहीं लगता। 356 का आपातकाल सिर्फ स्टेट में लगता है। तो अगर यूटी की बात करें, दिल्ली पौंडीचेरी गड़बड़ हो तो कैसे क्या करें? इनके लिए आर्टिकल है 239AB। ये स्पेशली डिजाइन है कि अगर दिल्ली और पौंडीचेरी में गड़बड़ होती है तो 239AB से, दिल्ली में मेन ज्यादा लगता है क्योंकि वहीं पंगेबाजी ज्यादा रहती है। ये कहीं ऊपर लिख लो, ये बात लिखो। राज्य में, ऊपर जगह है ना, वहां लिख लो, लिखो राज्य में आपातकाल या स्टेट में इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत लगती है। स्टेट में इमरजेंसी या राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, जबकि 356 के तहत लगता है, जबकि यूटी में आपातकाल, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में आपातकाल, मेनली दिल्ली की बात कर रहे हैं, 239AB के तहत लगता है। 239AB, दोनों कैपिटल हैं AB, 239AB के तहत लगता है। अब 2 ऐसे स्टेट बताओ जहां 356 कभी नहीं लगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये भी यहीं लिख लो, फिर तुम्हें याद आ जाएगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अनुच्छेद 356 कभी नहीं लगा या राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आर्टिकल 356 का प्रयोग कभी नहीं किया गया। प्रेसिडेंट रूल कभी नहीं लगा छत्तीसगढ़ तेलंगाना में। एक एक लाइन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर बात नहीं पॉसिबल होती कि सब कुछ लिखा जाए, लेकिन मेजर मेजर चीजें लिख लेनी चाहिए। अगला पॉइंट देखो, आपातकाल में संसद विधि द्वारा, कानून द्वारा एक बार में इसकी अवधि 1 साल तक बढ़ा सकती है। तुम्हें 356 मैंने समझाया तो मैंने बताया था कि किसी भी स्टेट में अगर 356 लग गया तो वहां पे कितने महीने तक वेट करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा हाँ कर दे? 356 में 2 महीने। 2 महीने में किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा। अगर ये परमिशन दे दे तो ये कितने महीने तक कैरी ऑन होता है? 6 महीने। अगर बहुत जरूरत हो 6 महीने। कितने साल हो गए ये? इसके बाद अगर स्थिति नहीं सुधरी तो ये शर्म की बात है, क्योंकि राज्य अगर इतना गड़बड़ कर रहा है तो देश चलेगा कैसे? इसके बाद कहते हैं कि अगर स्थिति बहुत खराब हो और इलेक्शन कमीशन लिख के दे दे कि भैया यहां चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल कंडीशन है। और दूसरी, इसी टाइम पर देश में क्या लग जाए कहीं? 352, जैसे आप कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, तो आप इस 1 साल को बढ़ा बढ़ा के कितना कर देंगे? 3 साल। लेकिन अगर आपको 3 साल से भी ज्यादा इसको बढ़ाना है तो फिर संविधान में आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या आप ऐसा एग्जाम्पल जानते हैं जहां 3 साल से भी ज्यादा क्रॉस कर गया था? पंजाब 1987 से 92 मिलिटेंसी जोरों पर थी। 5 साल तक पंजाब में लगातार में, मैंने आपको लिखवाया था 10 साल लगभग पूरे भारत में ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें 10 साल एक साथ तो नहीं लेकिन किश्तों में अलग अलग टाइम पर रहा। और पहला स्टेट जहां ये लगा था वो भी पंजाब ही था। पेप्सू विवाद उस टाइम पे आपको लिखवाया था। तो ये सारी बातें याद रखनी है, पहले भी पढ़ी हुई हैं हमने। अगला पॉइंट देखो, वही है, आपातकाल में संसद विधि द्वारा एक बार में इसकी अवधि कितने साल तक बढ़ा सकती है? 1 साल। किंतु ये बढ़ा हुआ कार्यकाल आपात की घोषणा के समाप्त होने के 6 महीने से अधिक नहीं रहेगा। जिस दिन घोषणा कर दी फिर ये 6 महीने में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य, यानी वो विधानसभा में भी आ जाए, विधान परिषद, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या एमपी एमएलए भी बन सकता है या नहीं? कोई एमपी एमएलए बन सकता है? कोई एमपी है, मान लीजिए कोई एमपी है और उसके, एमपी किसी राज्य से तो आते होंगे, है ना? ये किसी राज्य से है। हम मान लेते हैं असम से कोई एमपी आया था और वो अब आके दिल्ली में बैठा है। इसकी तबीयत खराब रहती है, मान लीजिए इसके माता पिता बहुत बीमार हैं और उसी दौर में इसको फील होता है कि यार एमपी रह के दिल्ली रहना तो बड़ा मुश्किल है, क्यों ना मैं अपने राज्य में चला जाऊं राजनीति में। बाय चांस उसी टाइम पर यहाँ इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, और क्योंकि ये पद लाभ का पद नहीं है, ये अपना नामांकन भर देता है। मैं कहता मैं इलेक्शन में खड़ा हूंगा। अगर ये एमएलए के चुनाव में खड़ा हुआ और इन केस ये जीत गया तो क्या ये दोनों सीटों पर बैठा रह सकता है? नहीं। ये कौन सी सीट छोड़ देगा? एमपी की। वैसे ज्यादा इज्जत मानी जाती है एमपी बनना। एमएलए बनना को बहुत इज्जत का मतलब है, लेकिन उसके मुकाबले कम। पर आपको एक नाम याद होगा, मनोहर पर्रिकर। कौन था? बहुत पढ़े लिखे आदमी, गोवा के सीएम, याद है? और मनोहर पर्रिकर आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री में भी हेड थे। मनोहर पर्रिकर देश के, जब पिछली सरकार आई थी ना 2014 की बीजेपी की, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मिनिस्टर थे, हाईली क्वालिफाइड। उस टाइम पे वो आईआईटी से पढ़े हुए आदमी थे, इतने इंटेलिजेंट, इतना शार्प दिमाग। लेकिन कैंसर हो गया, कुछ साल देश संभाला डिफेंस मिनिस्ट्री, और कैंसर की समस्या इतनी बढ़ गई कि ये लगा कि भाई दिल्ली रहना सेफ नहीं है। तो वापस से उस टाइम पे गोवा के इलेक्शन हुए, इन्होंने दिल्ली में रहते हुए एमपी की पोस्ट से वहां नामांकन भरा, उसमें ये जीत गए। इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी, बीजेपी की पोस्ट एमपी की छोड़ के
लिए और वापस अपने गोवा चले गए और सीएम रहे। और लास्ट मोमेंट जिस दिन ये एक्सपायर हुए ना, उस दिन भी ये सीएम की कुर्सी पर थे। मुझे ये भी याद है, इनके पिक्चर्स, इनकी फोटोज वायरल होती थी जिसमें इनकी नाक में पूरी वो नली वली डली रहती थी और ये काम पे जाते थे। मतलब कितना डेडिकेटेड आदमी था कि उस कंडीशन में जब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, तब भी ये आदमी सीएम की कुर्सी पे काम कर रहा था। लास्ट वक्त तक भी इस आदमी ने अच्छा काम किया। मनोहर पर्रिकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमियों में से थे 2014 के इलेक्शन में। तो ये तुम्हें एग्जाम्पल दिया कि कैसे कोई एमपी जो मंत्री पद पे था वो किस चुनाव में जीत गया, एमएलए। सर्बानंद सोनोवाल का नाम अगर तुमने सुना हो, असम से थे वो। असम से पहले सीएम थे, जीत के फिर एमपी की कुर्सी पे आए, मिनिस्ट्री मिली, मिनिस्ट्री का त्याग करके वापस असम चले गए। ज्यादा बड़ी पोस्ट अगर पूछे तो कौन सी मानी गई है? लेकिन क्योंकि ये लोग बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, फिर इनको लगता है यार कल को मरना ही तो है, क्यों ना अपने गांव, अपने देश, अपनी मिट्टी में, अपनी जगह जाके इंसान अंतिम वक्त जिए। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एमपी पद पे रहते रहते ये एमएलए के इलेक्शन लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं, तो एमपी की पोस्ट छोड़ के वापस क्या बन जाते हैं? एमएलए। वैसे सीधा रास्ता होता है एमएलए के बाद एमपी बनना, लेकिन कई बार एमपी के बाद भी लोग एमएलए मिलते, मतलब बन जाते हैं। ये टिक कर लो। कोई भी व्यक्ति यदि विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। यानी कोई एक साथ एमएलसी और एमएलए नहीं रह सकता, ना कोई एक साथ एमपी और एमएलए बन सकता। एक पोस्ट पे बैठना है, कोई सी एक पे बैठ जाओ। नेक्स्ट टिक करना। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। विधानमंडल के पास लिखो एमएलए और संसद के पास लिखो एमपी। एक साथ नहीं बन सकते आप, एक छोड़नी पड़ेगी, कोई सी पोस्ट छोड़ दो। एमपी, एमएलए। एक एमपी के अंडर 8, 9, 10 तक एमएलए काम करते हैं, तो एमपी का पद बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो। कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में, नेक्स्ट लाइन टिक करना, आज्ञा के बिना लगातार कितने दिन तक एब्सेंट रहे? 60 दिन, तो उसकी सदस्यता समाप्त। एमपी एमएलए को प्रेजेंस दिखानी पड़ती है अपनी। अगर ये मीटिंग्स में कितने दिन तक गायब रहे? 60 दिन, और बिना इंफॉर्मेशन के, तो ये एमपी एमएलए के पद से हट जाएंगे। कल मैंने नीचे का टेबल करा ही दिया था, इसके नीचे का टेबल आज पढ़ते हैं। यूपी में विधान परिषद के सदस्य 100 हैं। इसके पीछे ब्रैकेट में लिखो 90 + 10, 10 नॉमिनेटेड और 90 इलेक्टेड, 90 + 10। आंध्र प्रदेश में 50 लिखा है, 50 को थोड़ा सा प्लस लगा के लिख लो 8, 58 है यहाँ, +8, 50 + 8, 8 क्या है? नॉमिनेटेड, और 50 है इलेक्टेड। महाराष्ट्र में 78 लिखे हैं ना, वहाँ 66 पर +12 लिख लो। पूछेंगे नहीं वैसे इतनी डिटेल, पर थोड़ा सा अंदाजा रखना। 66 + 12। बिहार में 75 लिखे हैं ना, 63 + 12 कर लो, 63 + 12, 63 + 12। कर्नाटक में 75 लिखे हैं, 64 + 11 कर लो, 64 + 11, 64 + 11। जम्मू कश्मीर को तो काट ही दो क्योंकि यहाँ तो खत्म हो गई, ये अपनी मर्जी चलाता था। मिनिमम की कंडीशन कितने की थी? 40, और ये कितने बना के बैठा था? 36। अब ये नहीं है। अब 40 की कंडीशन कौन पूरी कर रहा है? तेलंगाना, सबसे नया। टिक कर लो, तेलंगाना 40। ब्रैकेट में लिखो 34 + 6, 6 नॉमिनेटेड और 34 जो है वो इलेक्टेड है। अगले पेज पे आ जाओ। एक शब्द बार बार मैं यूज करती हूँ, कोरम, गणपूर्ति। क्या होती है गणपूर्ति? गणपूर्ति का मतलब कोई भी काम तब स्टार्ट होगा जब कम से कम उतने मेंबर प्रेजेंट होंगे। मैंने आपकी क्लास से कई बार एग्जांपल दिया। अब इतने सारे बच्चे बैठे हैं तो पढ़ाने का कोई औचित्य है? मान लो किसी दिन बहुत बारिश हो और 2 ही बच्चे आए, तो क्या उनका इतना ज्यादा औचित्य है कि ऐसा कैसा पढ़ाया जाए? कुछ छोटी मोटी क्लास लगाए, क्योंकि गणपूर्ति नहीं है ना। अगर यहाँ 100 बच्चे प्रेजेंट है तो पढ़ाने का हक है कि भाई गणपूर्ति हो गई। ऐसे ही विधानसभा, विधान परिषद में एक टर्म यूज करते हैं, क्या? गणपूर्ति। पूरे देश में गणपूर्ति कितनी मानी जाती है? 1/10। लेकिन आपके यहाँ तो कहीं कहीं बहुत ही कम आदमी है। जैसे अभी आप पढ़ के आए कि एक जगह सिर्फ 32 थे, कहाँ थे ये? और एक जगह तो 30 ही थे, कहाँ थे ये? तो अगर मैं इसका 1/10 निकालूं तो कितना निकला? 3 आदमी। और इसका 1/10 3.2, यानी 3 आदमी आए और कहते हैं हो गई गणपूर्ति, चलो निकालो जल्दी से, नियम बना दिया हमने नियम और चले जाएं। ये ठीक है या गलत है? गलत ना। भाई कहा जिनके इतने कम हो ना, वहाँ कम से कम 10 आदमी आना, कम से कम। क्योंकि अगर आपका 1/3 निकालेंगे तो 3 आदमी तो ऑपोजिशन के भी हो सकते हैं, वो आएंगे और नियम बना के चलते बनेंगे। तो जहां बहुत ही कम है ना कंडीशन, वहां 1/10 की जगह क्या कह दिया? कम से कम 10 प्रेजेंट हो। ये टिक कर लो फटाफट से, गणपूर्ति। पहली लाइन में पीछे टिक करना। विधानसभा की गणपूर्ति की संख्या कुल सदस्यों का 1/10 भाग है, पर यह संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 10। किसकी 10 से भी कम निकल रही है? सिक्किम की, पौंडीचेरी की। 40 कहाँ थे? गोवा, तो उनके तो 4 ही निकलेंगे, तो ऐसे थोड़ी काम कर पाएंगे वो। नेक्स्ट टिक करना। एक वर्ष में विधानसभा के कम से कम 2 सत्र। तुम्हें सत्र याद है? बीएमडब्ल्यू थे सत्र। क्या थे बीएमडब्ल्यू? बजट, मॉनसून, विंटर। बजट, मॉनसून, विंटर। सबसे लंबा सेशन कौन सा था? बजट। क्या बजट शब्द तुम्हारे किताब में लिखा है? ये क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। एचएसएससी ने कई जगह पूछा है क्वेश्चन, ये किससे संबंध है? बजट से। मॉनसून सत्र बीच में आता है जब मॉनसून आता है, यानी जुलाई और अगस्त। और ये कब आता है? फरवरी से मई। सबसे लंबा सत्र है ये, कई महीने का। और ये आपका नवंबर का एंड या दिसंबर। सबसे छोटा 20 से 22 दिन में इसको समेट देते हैं। जल्दी से टिक कर लो। ये साल में कम से कम 2 होने चाहिए, 2 सत्र होने चाहिए। और 2 सत्रों के बीच कितने महीने से ज्यादा का अंतर ना हो? 6 माह।
नेक्स्ट टिक करना, राज्यपाल, सेकेंड लाइन पीछे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, सबको बुलाएगा कि चलो अधिवेशन है। अगला पॉइंट टिक कर लो, राज्यपाल किसी भी सदन को एंड कर सकता है, सत्रावसान, प्रोरोग मतलब है खत्म करना, सत्रावसान, सत्र को खत्म करना, सेशन को खत्म करने की पावर किसके पास है? राज्यपाल, किसी का भी सत्र खत्म कर दे। नेक्स्ट टिक करना, पहली लाइन पीछे, विधानसभा के पहले सेशन और प्रत्येक साल के पहले सेशन, साल का पहला सेशन कौन सा होता है? बजट सत्र। ये पूछेंगे साल का पहला सेशन तो बजट सत्र, बजट पर राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेगा। पदाधिकारी पे आ जाओ, अध्यक्ष टिक कर लो, उपाध्यक्ष टिक कर लो। नेक्स्ट टिक करना, दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं, कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक है। नेक्स्ट पॉइंट, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष। सेम कहां था? लोकसभा में, कोई अंतर नहीं है, सब सेम चल रहा है। नेक्स्ट भी टिक करो, इन दोनों को विधानसभाओं के सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया भी जा सकता है। भाई नहीं पसंद कर रही विधानसभा, हटा देगी, 2/3 बहुमत कहेंगे, हटा देंगे। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक नई विधानसभा की पहली बैठक ना हो, और जैसे ही नई विधानसभा की बैठक होगी उनमें सबसे उम्रदराज आदमी को क्या बना देंगे? कौन सा अध्यक्ष बनेगा? प्रोटेम। प्रोटेम बनने की क्या शर्त है? सबसे ज्यादा एज्ड और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस। पार्टी मैटर नहीं करती, वो हारी पार्टी का है, उसकी उम्र मैटर करती है, और उस उम्र में उसको उम्र के अकॉर्डिंग उसको कहते हैं सर आप संभालिए तब तक जब तक नया ना बन जाए। प्रोटेम सब लोगों को खड़ा करके और उन सबको शपथ दिला देता है कि भाई सब लोग शपथ लेंगे, और सब लोग शपथ लेते हैं या तो एमएलए बनने की या एमपी बनने की, वो जहां का भी बना है, तो प्रोटेम है ये। इसके बाद आ जाओ अगला, अध्यक्ष के काम और अधिकार, सब कुछ वही सेम है जो लोकसभा में है। पहला पॉइंट टिक करो, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सदन का कोई भी सदस्य उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। तुमने देखा पीएम मोदी भी पहले अध्यक्ष महोदय इस तरह करके बात करते हैं, बोलने से पहले उससे पूछना पड़ेगा, और वो अगर कहेगा ना आप बैठिए तो आपको बैठना पड़ेगा, वो हर एक को मौका देगा, ये सबसे बड़ा आदमी मानते हैं, इसका रिगार्ड रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट टिक कर लो, वो प्रश्नों को स्वीकार करता है और अस्वीकार कर सकता है। सामान्य स्थिति में वो सदन में मतदान में भाग नहीं लेता। लोकसभा का याद है तुम्हें? मतदान कब करता है वो? जब दोनों तरफ बराबर हो, मान लो 50% इस तरफ 50%, फिर उसे क्या कहते हैं? उसके वोट को, उसके वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट, और ये सिर्फ तभी डालना पड़ता है इसको जब दोनों तरफ बराबर हो। बराबर कैसे हो? 543 में से मान लो 5-7 आदमी नहीं आए, इवन नंबर पे आके बात अटक गई और दोनों तरफ आधे आधे, फिर ये कास्टिंग वोट का यूज करेगा। ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पेपर में आया भी हुआ था HSSC में। सामान्य स्थिति में वो सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वो निर्णायक मत, डबल टिक कर लेना, कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष, और अगर राज्य है तो विधानसभा का अध्यक्ष लेगा, दोनों जगह। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, यहाँ लिखो कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता ये ज्वाइंट सेशन स्टेट लेवल पे, कभी नहीं होता, क्योंकि होने के चांसेस भी बहुत कम है। कितनी जगह परिषद है? 6, सिर्फ 6 जगह। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, सदन और राज्यपाल के बीच अध्यक्ष संपर्क स्थापित करता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, विधानसभा की शक्तियां, क्या शक्तियां होंगी विधानसभा की? अच्छा, शक्तियों से पहले ना एक काम करो, 178 पे आओ, फिर इकट्ठी शक्तियां पढ़ेंगे। विधान परिषद की हेडिंग है, क्योंकि हमने सभा और परिषद को बेसिक समझा, पहले बेसिक सा पढ़ लेते हैं। राज्य विधान परिषद, पेज 178 पर पहला पॉइंट टिक करो, राज्य में विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। निम्न कौन सी थी? हाँ, नीचे हेडिंग है, कई लोग ऊपर देख रहे हैं। विधान परिषद देखो, बड़ी सी हेडिंग लिखी है परिषद, ये दूसरा पॉइंट पढ़ना शुरू किया, दूसरा टॉपिक। पहला पॉइंट उच्च सदन विधान परिषद। नेक्स्ट पॉइंट काम का है, आर्टिकल 169, किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने के लिए। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं समझा दूं, फिर तुम्हें आसान दिखेगा, भाषा बहुत टफ है। मान लो कोई स्टेट है जिसको लगता है कि भाई मुझे परिषद चाहिए, सभा हर स्टेट में है कि नहीं है? जो राज्य है वहां 100% क्या बनी हुई है? विधानसभा। अब किसी विधानसभा को लगता है हमें परिषद बनवानी है, तो ये क्या करेंगे? ये समझ में नहीं आएगा, बहुत टफ लैंग्वेज है और हर जगह टफ आती है, इसको समझ लेना बहुत नॉर्मल सी भाषा में। विधानसभा को फील होता है कि भाई हमें विधान परिषद चाहिए। अब ये इनकी जिम्मेदारी है, ये अपने सदन में कागज पे लिख के और इसको पेश करे कि भाई हमारा राज्य बहुत बड़ा है, बहुत सारे मैटर होते हैं डिस्कशन के, और हमें परिषद बनवा लेनी चाहिए। यहाँ ये इसको पेश करें, फिर इस पे बहस हो, फिर इसको पारित करें। अगर विधानसभा के 2/3 लोग कहते हैं कि ठीक है हमें बनवा लेनी चाहिए विधान परिषद, तो इसका मतलब ये सब राजी हैं, मेजॉरिटी राजी है। अब यहाँ से ये फाइल जाएगी दिल्ली, और दिल्ली में ये रखी जाएगी लोकसभा और राज्यसभा में। अगर लोकसभा राज्यसभा भी राजी हैं कि ठीक है भाई बना लो, तुम्हारे यहाँ काम ज्यादा, पैसा ज्यादा, लोग ज्यादा, तुम्हें
हमें ज्यादा समझ के काम करना चाहिए। अगर दिल्ली से भी इसको राइट का साइन मिल गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तो फिर ये वापस कागज आएगा और फिर यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बनाने का। मान लीजिए 1 साल बाद इनको लगता है यार ये क्या बकवास हमने बनवा लिया, बिना बात का खर्चा है, ये बहुत चिक चिक करते हैं, हमें जरूरत नहीं है, तो फिर से इनको यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अब ये फिर से एक फाइल तैयार करेंगे जिसमें ये लिखेंगे भाई हमें विधान परिषद नहीं चाहिए, हमारे यहाँ इसकी जरूरत अब नहीं है। फिर यहाँ से पारित करके पर्चा फिर जाएगा दिल्ली, फिर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति फिर डिस्कशन करेंगे और अगर उनके साइन हो गए तो फिर ये इसको खत्म करेगा। न ये बनवानी आसान है और न ये खत्म करनी आसान है। ये पर्चा पड़े पड़े कई बार 10-10 साल भी बीत जाते हैं और दिल्ली से परमिशन नहीं मिलती। इसीलिए बहुत सोच समझ के यहाँ से आगे फाइल भेजी जाती है कि फाइल वापस आने में 5 साल लगे, 7 साल या 10 दिन में वापस आ जाए। सब कुछ डिपेंड करता है दिल्ली बैठे इन लोगों पर। शुरुआत करनी पड़ती है इसको। क्या ये समझ में आ गया? बिहार, ये बंगाल, बिहार में तो ऑलरेडी है ना, बंगाल, पंजाब। बंगाल आप जानते हैं बड़ा स्टेट है, पंजाब एक टाइम पर, हरियाणा भी तो पंजाब था, इन दोनों में और तमिलनाडु में भी एक टाइम पर विधान परिषद थी। आज इनमें से किसी का नाम तुमने नहीं पढ़ा। तुमने पढ़ा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ना तुमने बंगाल पढ़ा, ना पंजाब, ना तमिलनाडु। इनमें परिषद थी और बनवाई होंगी ना पहले, तभी तो बनी होंगी। इनकी विधानसभाओं ने पहले बनवाई और फिर उन्होंने खुद तुड़वाई। तो ये इस तरह के, अब तो जम्मू कश्मीर भी इसी लिस्ट में आ गया, नया ऐड कर लें जम्मू कश्मीर। यहाँ पहले क्या थी? विधान परिषद। लेकिन इन्होंने नहीं तोड़ी, ये तो देश में एक नया ये करके पूरा चेंज 370 खत्म करके इनकी मर्जी के बिना परिषद खत्म कर दी। लेकिन इन तीनों की परिषद इन्होंने खुद खत्म करवाई है। तो ना ये बनवानी आसान है और ना ये तुड़वानी आसान है। अगला पॉइंट अब ध्यान से पढ़ना, एक एक वर्ड को समझते हुए। आर्टिकल 169 कहता है किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद सृजन मतलब बनाना या समाप्त करने के लिए कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और मत देने वाले और उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कराती है तो संसद विधान परिषद के सृजन अथवा समाप्त करने के लिए अधिनियम बनाती है। अब ये पॉइंट समझ में आ गया? हाँ, ये टफ है थोड़ा सा। यानी विधान परिषद किसकी मर्जी से बनती है? पहले किसकी मर्जी चाहिए? विधानसभा। फिर किसकी मंजूरी चाहिए? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो कोई मजाक नहीं है कि कल तुम ये बनवा रहे हो और आज तुम खत्म कर रहे हो। इनके ऊपर फिर डांट भी पड़ती है कि तुम्हें 1 साल में दिक्कत हो गई। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बनवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टिक करो। वर्तमान में कर्नाटक में बताओ कितने एमएलसी हैं? कर्नाटक में कितने एमएलसी हैं? अभी तुम पढ़ के आए हो पीछे लिस्ट। एमएलसी बोल रही हूँ मैं। 100, 75, 75, 78, 58, 40 तुम अभी याद करके आए थे। कितने हैं कर्नाटक में? महाराष्ट्र में 78 है, बिहार कर्नाटक में दोनों में 75 है। एक में 50 + 8 का आंकड़ा था और एक में 40 का और एक में 100 का। ये भूलने की बात नहीं है। टिक कर लो। कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जम्मू कश्मीर को काट देना, अब नहीं है, में विधान परिषद है। यहां लिख लो, साइड में लिखो पहले बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु। पहले बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु में भी परिषद हुआ करती थी। बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु। बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु। ठीक है, बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु। क्या कोई नई विधान परिषद बनवा सकता है? पीछे 2 स्टेट बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, बनी नहीं है। एक राजस्थान और एक उड़ीसा। दोनों ने अर्जी लगा रखी है कई सालों से कि हमारे यहाँ परिषद बनवा दो। लेकिन कहाँ जाके फाइल अटकी पड़ी है? दिल्ली। तो दिल्ली से फाइल पास कराना मजाक नहीं है। अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो। 2013 में केंद्र सरकार ने राजस्थान में परिषद के गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। लेकिन क्या बन गई अब तक परिषद? 13 से और 21 पूरा उतरा, अब तक तो परिषद नहीं बनी। यानी ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसलिए कहते हैं कि ना ये बनानी आसान है और ना तोड़नी आसान है। इसकी संरचना या गठन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कल बताऊंगी इसको। 179 पे आओ, ये कल समझा दूंगी ना, तब पता चलेगा। विधान परिषद की अवधि में देखो, अवधि कितने साल के लिए बनती है विधान परिषद? विधानसभा कितने साल के लिए थी? 5। बोर्ड पे देखो सब लोग। लोकसभा कितने साल की थी? विधानसभा भी। राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता राज्यसभा का, इसके मेंबर बनते हैं। कितने साल के लिए? 1/3 सदस्य। कितने साल बाद रिटायर? जिनको काम करते हुए कितने साल हो गए? सेम विधान परिषद 1/3 मेंबर 2 साल बाद रिटायर। जिन्हें काम करते हुए कितने साल हो गए? 6 साल। यानी हर दूसरे साल में पता ही नहीं चलता कैसे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, अननोइंगली काम चलता रहता है। ये टिक कर लो। विधान परिषद की अवधि, पेज 179। पहला पॉइंट, विधान परिषद एक स्थायी संस्था है। डबल टिक कर लो, स्थायी। राज्यपाल इसे विघटित नहीं कर सकता। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। बातचीत मत करो, ये बीच में जब पेपरों में आएंगी ना चीजें फिर समझ में नहीं आएंगी। नेक्स्ट टिक कर लो। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का। अगला पॉइंट भी टिक करो, पदाधिकारी। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और उपसभापति चुनती है। यहाँ का सभापति देश के सभापति से क्यों अलग है? वहां का सभापति उपराष्ट्रपति था, यहाँ का इनमें से है। तीसरा पॉइंट टिक करना, विधान परिषद की 1 साल में 2 बैठकें आवश्यक हैं। 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगले पेज पर लास्ट का पॉइंट टिक कर लो इसका, बाकी कल पढ़ेंगे। विधान परिषद की
कर्ण पूर्ति कितनी है? 1/10। ये हमेशा 1/10 होती है, ठीक है। और अगला पॉइंट भी काम का है, परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। क्या परिसीमन पढ़ा हुआ है हमने? कितने कमीशन आए आज तक? 4। 1952, 2002, बीच में 63 और 73। ये देखो पॉइंट समझ में नहीं आता। परिसीमन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। परिषद का परिसीमन परिसीमन आयोग नहीं करता, कौन करता है? राष्ट्रपति। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।